श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं छुपे सवालों को कुरेदती है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और इन दोनों के बीच हम जी कैसे रहें। हमें लियो टॉल्स्टॉय की जो कालजी रचना है, इवान इलिच की मृत्यु, यानी द डेथ ऑफ आइवन आलिच, उस पर एक विस्तृत चर्चा का अनुरोध मिला था। तो आज हम इसी विषय की पड़ताल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ 1886 में लिखी गई एक कहानी भर नहीं है। ये एक आईना है, वो भी 19वीं सदी के रूसी समाज के साथ साथ शायद आज के हमारे जीवन के सतहीपन पर भी रोशनी डालता है। हाँ, बिल्कुल। टॉल्स्टॉय हमें इवान इलिच के जरिए मौत के दरवाजे तक ले जाते हैं ताकि हम पलटकर अपने जीवन के अर्थ को टटोल सकें। हाँ, और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये किसी महान नायक या कोई बड़ी हिस्टोरिकल घटना के बारे में नहीं है। सही। बल्कि एक साधारण, सफल माने जाने वाले सरकारी अफसर के अंतिम दिनों का ब्यौरा है। तो चलिए मिलते हैं इवान इलिच गोलवेंस से, एक हाई कोर्ट जज जिनका जीवन ऊपर से देखने पर एकदम सधा हुआ, व्यवस्थित और सफल लगता है। और यहीं से कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। इवान का जीवन सही है, पर सवाल ये है कि किस पैमाने पर। सोशल स्टेटस है, ऊंचा पद है, अच्छी सैलरी, सलीके से सजा घर, ठीक ठाक चलती शादी, मतलब सब कुछ वैसा है जैसा होना चाहिए। हाँ, उसने अपने जीवन को कॉमिल फो, जैसा समाज में स्वीकृत और उचित माना जाता है, उसके हिसाब से ढाल लिया है। मतलब एक तरह से उसने समाज के बनाए खांचे में खुद को फिट कर लिया है, पूरा सिस्टम फॉलो कर रहा है। हाँ, वो नियमों का पालन करता है, अपने से ऊंचे ओहदे वालों की इज्जत करता है और अपने से नीचे वालों से एक दूरी, एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। उसे लगता है कि उसने जीवन को बड़ी कुशलता से, बिना किसी झंझट के सुखद बना लिया है, एकदम स्मूथ। हाँ, कुशलता से। लेकिन यहीं टॉल्स्टॉय का वो कटाक्ष छुपा है ना? बिल्कुल। ये सुखद और व्यवस्थित जीवन असल में कितना खोखला और मैकेनिकल। हाँ, यही प्रामाणिक जीवन की बात आती है। वो जीवन जो अंदर की आवाज से, सच्चे मूल्यों और गहरी भावनाओं से जिया जाए। इवान का जीवन इसका ठीक उल्टा है। एक मशीन जैसा अस्तित्व जहां सब कुछ बाहरी दिखावे और सामाजिक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चल रहा है। और रिश्तों का क्या? पत्नी प्रस्कोविया फ्योदोरोवना के साथ उसका संबंध भी तो काफी फॉर्मल सा लगता है। अरे बिल्कुल। शुरुआती प्यार शायद रहा होगा, लेकिन उसके बाद वो रिश्ता भी जिम्मेदारियों और शिकायतों के बोझ तले दब गया लगता है। उनके बीच कोई गहरा इमोशनल कनेक्शन बचा ही नहीं है। बातचीत ज्यादातर शिकायतों या बस सामाजिक जरूरतों तक ही सीमित है। अच्छा। यहां तक कि बच्चे भी उसके जीवन में एक औपचारिकता जैसे हैं। और काम? हाईकोर्ट जज का पद कितना सम्मानजनक है। हाँ, सम्मानजनक तो है, लेकिन इवान के लिए ये भी कोई पैशन नहीं, बस एक ड्यूटी है। ड्यूटी? हाँ, पावर दिखाने का और चीजों को सही ढंग से चलाने का एक तरीका। अंदर कोई आग नहीं, बस रूल्स फॉलो करने हैं। ये एक ऐसा जीवन है जहां सब कुछ सतह पर है, गहराई में कुछ भी नहीं। और फिर इस सधे हुए कंट्रोल्ड जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटती है। एक बहुत ही मामूली सी बात है ना? हाँ, यही तो विडंबना है। कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस अपने नए घर में पर्दों के लिए एक नॉब लगाने के लिए वो एक सीढ़ी पर चढ़ता है, बैलेंस बिगड़ता है और गिर पड़ता है। पहलू में एक हल्की सी चोट लगती है, इतनी मामूली कि वो उसे नजरअंदाज कर देता है, इग्नोर कर देता है। और कौन सोच सकता था कि यही मामूली सी चोट उसके जीवन का अंत तय कर देगी। शुरुआत में तो दर्द आता जाता रहता होगा। हाँ बिल्कुल, कभी होता है, कभी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और उसकी सेहत गिरने लगती है। तीसरा कुछ और? हाँ, ये तो होता है। वे बड़े कॉन्फिडेंस से मुश्किल लैटिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर ये नहीं बता पाता कि असल में हुआ क्या है, और नहीं कोई उसके दर्द को कम कर पाता है। ये डॉक्टरों वाला हिस्सा तो बहुत कुछ कहता है आज के बारे में भी। वो भी उसी सतही समाज का हिस्सा लगते हैं, प्रोफेशनल, थोड़े उदासीन। बिल्कुल। मरीज की पीड़ा से ज्यादा अपनी रेप्यूटेशन और डायग्नोसिस की करेक्टनेस में इंटरेस्टेड। इवान को उनसे कोई सच्ची सहानुभूति या समझ नहीं मिलती। वे उसकी बीमारी को एक दिलचस्प केस की तरह देखते हैं, न कि एक इंसान की तकलीफ की तरह। ये उसके बाहरी जीवन के खोखलेपन का ही रिफ्लेक्शन है। सही बात। जैसे उसके सोशल सर्कल में लोग उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते, वैसे ही डॉक्टर उसकी पीड़ा की गहराई को नहीं समझते।
दवाइयां दी जाती हैं पर मर्ज बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे फिजिकल पेन बढ़ता है, एक और भयानक एहसास उसे घेरने लगता है, मौत का एहसास। हाँ, ये उसके लिए अकल्पनीय है, सोच से परे। यहीं पर वो फेमस लॉजिक आता है जो उसने कभी पढ़ा था, कायस एक मनुष्य है, मनुष्य नश्वर है, इसलिए कायस नश्वर है। हाँ हाँ, ये लॉजिक उसे हमेशा सही लगता था, पर कायस के लिए, किसी और के लिए, वो सोचते हैं मैं कायस नहीं हूँ, मैं इवन इलिच हूँ, मेरा जीवन इतना खास रहा है, इतना सुखद, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये इनकार। मौत एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी जो अब ठोस सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ी थी। ये इनकार, ये डर उसे अंदर से खोखला करने लगता है, और उसका अकेलापन वो और बढ़ जाता है जब वो देखता है कि उसके आसपास के लोग, पत्नी, बेटी, दोस्त, सहकर्मी कैसे बिहेव कर रहे हैं। दर्द से बचना चाहते हैं क्योंकि ये उनकी अपनी आरामदायक दुनिया में एक रुकावट है। पत्नी तो उसके बीमार होने पर भी सोशल इवेंट्स में जाने की चिंता करती है। ओहो, ये देखकर तो इवान के अंदर गुस्सा और कड़वाहट भर जाती होगी। बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि वो एक ऐसे कमरे में है जहां सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, पर कोई उस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता। ये पाखंड, ये हिपोक्रेसी उसे असहनीय लगती है, और इसी अकेलेपन में वो चीखता है, दर्द से भी और उस इमोशनल पीड़ा से भी। उसकी शारीरिक पीड़ा तो भयानक बताई जाती है। हाँ, बहुत भयानक। वो दिन रात कराहता है, कभी कभी घंटों चीखता है। टॉल्स्टॉय उसके दर्द का बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं। लेकिन इसी असहनीय दर्द के बीच कुछ और भी घट रहा है। क्या? उसका जो बाहरी जीवन का कवच था वो टूट रहा है, और वो अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो रहा है। वो अपने पूरे जीवन पर सवाल उठाने लगता है। तो वही भयानक सवाल, क्या मैंने अपना जीवन सही ढंग से जिया या सब कुछ झूठा था, एक दिखावा? यह सवाल उसे मरने भी नहीं देता शांति से। और ये आत्ममंथन उसे और भी ज्यादा पीड़ा देता है। उसे अपने जीवन के वो पल याद आते हैं जिन्हें उसने कभी सुखद माना था, नौकरी में प्रमोशन, ताश के खेल, सोशल गैदरिंग्स। हाँ। लेकिन अब मौत के सामने ये सब कितने तुच्छ और बेमानी लगते हैं। उसे लगता है कि शायद बचपन की कुछ भोली खुशियों के अलावा उसके जीवन में सच्ची खुशी, सच्चा अर्थ कभी था ही नहीं। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण किरदार सामने आता है, गिरासिम। उसका जवान नौकर, एक किसान लड़का, वो बाकियों से कितना अलग है। हाँ, गिरासिम। वो इस कहानी में सच्चाई और करुणा का प्रतीक बनकर उभरता है। जहां बाकी सब लोग मौत की सच्चाई से कतराते हैं, झूठ बोलते हैं, वहीं गिरासिम सीधा और सच्चा है। वो ईवान की पीड़ा को समझता है और बिना किसी हिचक या घृणा के उसकी सेवा करता है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो रात भर जागकर ईवान के पैर अपने कंधों पर रखता है। हाँ, क्योंकि इससे ईवान को आराम मिलता है, और वो ये सब किसी मजबूरी या दिखावे के लिए नहीं करता, बल्कि सच्ची सहानुभूति से करता है। वो मौत को जीवन के एक नेचुरल हिस्से की तरह देखता है। ईवान को पहली बार किसी इंसान से सच्ची, बिना किसी स्वार्थ की सेवा और सहानुभूति मिलती है। गिरासिम का कैरेक्टर ईवान के तथाकथित सभ्य समाज के पाखंड पर एक तीखा व्यंग है। बिल्कुल, एक अनपढ़ किसान लड़का जीवन और मृत्यु की सच्चाई को उन पढ़े लिखे सफल लोगों से बेहतर समझता है जो सिर्फ दिखावे में जी रहे हैं। गिरासिम की मौजूदगी ईवान को ये समझने में मदद करती है कि सच्ची इंसानियत क्या होती है। और अपने अंतिम दिनों में शायद गिरासिम की इसी सादगी और सच्चाई के कॉन्ट्रास्ट में ईवान को कुछ समझ आने लगता है। उसे अपने जीवन का खोखलापन साफ दिखने लगता है। हाँ, एक रोशनी सी कौंधती है उसे। रह रहकर अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जब जीवन सरल था, खुशियां सच्ची थीं। फिर उसे अपना बेटा याद आता है, जो चुपचाप उसके पास आता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो ईवान का हाथ चूमता है। उस पल में ईवान को शायद पहली बार निश्चल प्रेम का अनुभव होता है। और तभी उसे वो एहसास होता है, हाँ, मेरा जीवन वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। एग्जैक्टली। उसे समझ आता है कि उसने अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश करने, सामाजिक नियमों का पालन करने और दिखावे में बिता दिया। उसने कभी अपने दिल की नहीं सुनी, कभी खुलकर प्रेम नहीं किया, कभी प्रामाणिक रूप से ऑथेंटिकली जिया ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है, टर्निंग पॉइंट। अब तक वो अपनी मौत से लड़ रहा था, उसे अन्याय मान रहा था, लेकिन जैसे वो अपने जीवन की गलती को स्वीकार करता है, कुछ बदल जाता है। वो अपने दर्द को, अपनी मौत को एक अलग नजरिए से देखने लगता है। तो क्या उसे शांति मिलने लगती है? हाँ, मृत्यु से कुछ घंटे पहले वो अपने कमरे में अपने परिवार को देखता है। उसे उन पर दया आती है। वो उनसे माफी मांगना चाहता है, और शायद इशारों में मांगता भी है। उसका गुस्सा, उसकी कड़वाहट वो खत्म हो जाती है। अच्छा।
और फिर वो शांति महसूस करता है। वो जो रोशनी पहले दूर दिख रही थी अब उसे घेर लेती है, दर्द कम हो जाता है और उसके आखिरी शब्द होते हैं, मौत खत्म हुई, वो अब नहीं है। ये वाक्य ये कितना विरोधाभासी और गहरा है। मौत के क्षण में वो कहता है मौत खत्म हुई। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। शायद उसका मतलब था कि मौत का डर खत्म हो गया, हाँ, ये हो सकता है। या शायद वो झूठा जीवन जिसे वो जी रहा था वो खत्म हो गया और अब वो सच्ची शांति में प्रवेश कर रहा है। ये भी कि मौत फिजिकल एंड जरूर है, लेकिन आत्मिक रूप से वो शायद किसी और अवस्था में पहुंच गया है जहां मौत का अस्तित्व ही नहीं। टॉल्स्टॉय इसे रीडर पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि इवान अंत में पीड़ा से मुक्त होकर शांति पाता है। तो इवान इलिच की इस यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक दुखद अंत तो नहीं है, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी असल में जीवन के बारे में है। टॉल्स्टॉय हमसे पूछते हैं, क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम सच में जी रहे हैं या बस इवान इलिच की तरह जीवन की नकल कर रहे हैं, समाज की उम्मीदों और भौतिक चीजों के पीछे भागते हुए? ये सवाल तो आज के समय में और भी ज्यादा रेलेवेंट लगता है। करियर की दौड़, सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ का प्रदर्शन, रिश्तों में बढ़ती औपचारिकता, कहीं हम सब छोटे छोटे इवान इलिच तो नहीं बनते जा रहे? ये एक जरूरी सवाल है। कहानी हमें चेताती है कि सच्ची खुशी और सार्थकता बाहरी सफलता, पद या संपत्ति में नहीं है। कहाँ है फिर? वो मिलती है अंदरूनी शांति में, सच्चे और गहरे रिश्तों में, दूसरों के प्रति करुणा में, और सबसे जरूरी अपने सच के साथ प्रामाणिक रूप से जीने में, ऑथेंटिसिटी में। मतलब ये कहानी मौत से डराने के लिए नहीं है, बल्कि मौत की जो निश्चितता है उसको याद दिलाकर जीवन को ज्यादा गंभीरता और सच्चाई से जीने की प्रेरणा देती है। एकदम सही कहा। मौत वो कसौटी है जिस पर जीवन की परख होती है। जब मौत सामने आती है तो सारे दिखावे, सारे पद, सारी दौलत सब बेमानी हो जाते हैं। बचता है तो बस ये सवाल, क्या मैंने सच में जिया? क्या मैंने प्रेम किया? क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ था? तो टॉल्स्टॉय का संदेश यही है कि प्रामाणिक जीवन जीने के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। हाँ, समाज के बनाए सतही मानकों और अपेक्षाओं के प्रेशर से बाहर निकलकर अपने मूल्यों, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और उसके अनुसार जीना, यही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। और इवान इलिच की ट्रेजेडी ये है कि उसे ये समझ बहुत देर से आई। सवाल खुद से अभी पूछें जब हमारे पास समय है। बिल्कुल। क्या हम अपनी प्रायोरिटीज को सही जगह रख रहे हैं? क्या हमारे रिश्ते गहरे और सच्चे हैं? क्या हम वो जीवन जी रहे हैं जो हम सच में जीना चाहते हैं, या बस जी रहे हैं? तो अंत में ये सवाल बचता है जिसे शायद हर सुनने वाले को खुद से पूछना चाहिए, क्या जीवन का असली अर्थ समझने के लिए इवान इलिच की तरह मृत्यु के अनुभव से गुजरना जरूरी है? या क्या हम इसी क्षण यहीं रुककर टॉल्स्टॉय की इस कहानी से मिली प्रेरणा से अपने जीवन की दिशा, उसकी गहराई और उसके अर्थ पर विचार कर सकते हैं? ये कहानी हमें इसी आत्ममंथन के लिए उकसाती है, बिना डेथ बेड तक पहुंचे। मृत्यु निश्चित है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उस निश्चितता के सामने एक सार्थक, सच्चा और प्रेम भरा जीवन जीना, ये चुनाव हमारे हाथ में है। बिल्कुल। इस गहन विषय पर हमारे साथ विचार करने के लिए शुक्रिया।